नमस्कार, स्वागत है सदन दिन भर में। मैं हूं रामवीर श्रेष्ठ। संसद के दोनों सदनों में विभिन्न मंत्रालयों की अनुदान मांगों और कामकाज पर चर्चा हुई। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में रेल मंत्रालय के अनुदान मांगों पर हुई चर्चा का जवाब दिया। वहीं शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शिक्षा मंत्रालय पर हुई चर्चा का जवाब दिया। राज्यसभा में आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के कामकाज पर हुई चर्चा का केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने जवाब दिया। उच्च सदन में कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के कामकाज पर भी चर्चा हुई। अगले आधा घंटे में देखेंगे दोनों सदनों में आज और क्या कुछ खास रहा, लेकिन सबसे पहले एक नजर सुर्खियों पर। देश में रेल दुर्घटनाओं को रोकने के लिए प्रतिबद्ध है सरकार। मंत्रालय के अनुदान मांगों पर चर्चा का रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दिया जवाब। कहा, पिछले 10 वर्षों में रेल हादसों में 68% की कमी। सुरक्षा के लिए 1,08,000 करोड़ रुपए से अधिक का आवंटन। शहरों को विकसित और सुविधा संपन्न करने के लिए लगातार काम कर रही है सरकार। आवास और शहरी कार्य मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा। आवास और शहरी कार्य मंत्री ने कहा, पिछले 10 वर्षों में बुनियादी ढांचे के निर्माण और सभी के लिए आवास के लिए की गई पहल। लोकसभा में शिक्षा मंत्रालय से जुड़ी अनुदान मांगों पर चर्चा का शिक्षा मंत्री ने दिया जवाब। कहा, शिक्षा पर ज्यादा निवेश करने पर सरकार का फोकस। शिक्षा के ढांचे में गुणवत्ता में हुआ सुधार। राज्यसभा में कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के कामकाज पर भी चर्चा। और सदन दिन भर में सबसे पहले बात लोकसभा की। लोकसभा में आज प्रश्नकाल के दौरान जल शक्ति मंत्रालय, ऊर्जा मंत्रालय, नागरिक उड्डयन मंत्रालय और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से जुड़े सवालों के जवाब दिए गए। सरकार ने देश में जल जीवन मिशन योजना के अंतर्गत 15 करोड़ से ज्यादा नल से जल कनेक्शन उपलब्ध कराए हैं। आज लोकसभा में पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने बताया कि स्वच्छ जल उपलब्धता की स्थिति का आकलन करने के लिए देश में 8,000 से ज्यादा गांवों का सर्वेक्षण किया गया है। आज लोकसभा में पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने बताया कि देश में LED बल्बों की पर्याप्त उपलब्धता है। सरकार ने पिछले वर्ष देश में करीब 13 लाख 5 स्टार एनर्जी सेविंग LED बल्ब बांटे हैं, जो उपभोक्ताओं को रियायती दर पर उपलब्ध कराया जा रहा है। वहीं केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने लोकसभा में कहा कि एयरपोर्ट पर प्रवेश के लिए लाइनों से बचने के लिए DG यात्रा ऐप और बेहतर बनाने के लिए अधिक हवाई अड्डों पर इसे शुरू करने का प्रयास किया जा रहा है। प्रश्नकाल के दौरान एक पूरक प्रश्न के जवाब में कहा गया कि 15 हवाई अड्डों पर DG यात्रा ऐप संचालित किया जा रहा है। 12 हवाई अड्डों पर जल्द इसे शुरू करने की तैयारी है। लोकसभा में आज गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने आपदा प्रबंधन संशोधन विधेयक 2024 पेश किया। ये विधेयक 2005 के आपदा प्रबंधन अधिनियम को संशोधित करने के लिए पेश किया गया है। इस विधेयक का उद्देश्य राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के कार्य को कुशल बनाना है। इससे पहले विधेयक पुनर्स्थापित किए जाने का कांग्रेस और TMC ने विरोध किया। गृह राज्य मंत्री ने कहा कि अनेक आपदा प्रबंधन विशेषज्ञों के परामर्श और सुझावों पर विचार करते हुए उनकी चिंताओं को दूर करते हुए ये विधेयक लाया गया है। सदन ने ध्वनिमत से विधेयक को पुनर्स्थापित करने की मंजूरी दी। माननीय शौकत राय साहब ने कहा है और मनीष जी ने भी, कहीं भी ऐसा हस्तक्षेप नहीं है। आपदा का प्रबंधन प्रथम दायित्व राज्य का बनता है। जो इसमें विषय लाए गए हैं उस बना रहे कि आपदा का प्रबंधन ठीक से हो और आपदा का प्रबंधन ठीक से हो। और बनाने का कारण भी है कि महोदय 2011 में एक टास्क फोर्स बनाई गई थी। बनाई क्यों गई थी कि इस जो आपदा प्रबंधन में जो चिंताएं आ रही थी और जो उसकी सीमाएं थी उसको ध्यान में रखते हुए 11 में बनी टास्क फोर्स ने 2013 में अपनी रिपोर्ट सबमिट की। रिपोर्ट सबमिट करने के बाद सरकार ने सभी राज्यों को यूटी समेत तथा विभिन्न केंद्र सरकार के मंत्रालयों को एवं आपदा प्रबंधन से जुड़े सभी विशेषज्ञों को परामर्श के लिए भेजा गया। और सबके जब परामर्श आए हैं, विचार आए हैं और उनकी चिंताओं को दूर करने के लिए आपदा प्रबंधन संशोधन विधेयक 2024 को सदन में पेश करने का निर्णय लिया गया है। महोदय,
और जो बातें और होगी वह चर्चा और पारण के दौरान विशेष रूप से एक एक प्रश्नों का उत्तर दिया जाएगा। जापान की प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष नुकागा फुकुशिरो की अगुवाई में जापान से आए संसदीय प्रतिनिधिमंडल का लोकसभा अध्यक्ष ने सदन की ओर से स्वागत किया। माननीय सदस्यगण, मुझे अपनी ओर से और सदन के माननीय सदस्यों की ओर से जापान के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के अध्यक्ष महामहिम श्री नुकागो फुकुशिरो के नेतृत्व में आए जापान के संसदीय शिष्टमंडल के सदस्यों को स्वागत करते प्रसन्नता हो रही है। वे हमारे आधिकारिक यात्रा पर आए हैं। इस समय वे सदन के विशेष बॉक्स में आसीन हैं। जापान संसदीय शिष्टमंडल के सदस्य बुधवार दिनांक 31 जुलाई 2024 को बेंगलोर से दिल्ली पहुंचे। वे 2 अगस्त 2024 को जापान के लिए प्रस्थान करेंगे। उनकी इस यात्रा से भारत और जापान के संसदीय संबंध और मजबूती होंगे। हम भारत में उनके सुखद और सफल प्रवास की कामना करते हैं। लोकसभा में 3 दिन तक बजट में रेल मंत्रालय की अनुदान मांगों पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि अब रेलवे में हर क्षेत्र में स्वदेशी तकनीक और प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि देश में रेल दुर्घटनाओं को रोकने के लिए प्रतिबद्ध है सरकार और यूपीए शासनकाल की तुलना में दुर्घटनाओं में 68% की कमी आई है। एनडीए सरकार आने के बाद 2015 में एटीपी डेवलप करने का संकल्प लिया गया और 2016 में कवच के ट्रायल्स शुरू हुए। उन्होंने कहा कि सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए और अधिक प्रयास किए जाने की जरूरत है। इस साल के बजट में सुरक्षा उपायों के लिए 1,08,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का बजट आवंटन किया गया है। माननीय अध्यक्ष जी, रेलवे साधारण मानवी की सवारी है। गरीब से गरीब व्यक्ति भी आज रेलवे के कारण, रेलवे के द्वारा एक लंबी दूरी की यात्रा कम पैसे में कर पाता है। मिडिल क्लास के लिए सवारी है ये और साधारण से साधारण नागरिक की ये सवारी है। भी पॉइंट आए जो जनरल कोच के लिए जो डिमांड बढ़ रही है, क्योंकि यात्रा के लिए जो डिमांड बढ़ रही है ओवरऑल, उसमें उसको ध्यान में रखते हुए अभी अगले कुछ ही महीनों में करीब 2,500 एक्स्ट्रा जनरल कोचेस के प्रोडक्शन का काम हाथ में लिया गया है और जो स्टैंडर्ड कॉम्पोजिशन है जिसमें हर मेल एक्सप्रेस में मिनिमम 4 जनरल कोच रहेंगे, वो कॉम्पोजिशन बहुत जल्दी सारी की सारी मेल एक्सप्रेस ट्रेन्स में हो जाएगा। माननीय अध्यक्ष जी, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक ऐसी ट्रेन की कल्पना की जो कि वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ हो, अच्छी से अच्छी फैसिलिटीज़ हो, लेकिन वो कम से कम कॉस्ट में लोगों को यात्रा करा सके। अमृत भारत ट्रेन, 2 अमृत भारत ट्रेन इनॉग्रेशन हुई है माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथों से। अयोध्या जी धाम पर हम लोग प्रेजेंट थे सबके सब। अयोध्या जी धाम से ये दोनों ट्रेन्स चली। पहली ट्रेन चली मालदा से बेंगलुरु के लिए और दूसरी ट्रेन चली दरभंगा से दिल्ली के लिए। माननीय अध्यक्ष जी, मैं बहुत हर्ष के साथ आपके सामने ये विषय रखना चाहूँगा कि ये दोनों ट्रेन्स, जिसमें 22 कोच में से आधे स्लीपर है और आधे जनरल कैटेगरी के कोचेज़ हैं, जनरल कोच हैं, इन दोनों ट्रेन्स में जो फैसिलिटीज़ हैं वो हर तरह से पिछली जितने भी सरकारों का आप हिसाब देख लें उन सब से कई गुने बेटर है। और दोनों की दोनों ट्रेन्स इतनी पॉपुलर है कि करीब 5-6 महीने की टेस्टिंग के बाद में आज मैं हर्ष के साथ आपके सामने रखना चाहूँगा, माननीय प्रधानमंत्री जी ने 50 और अमृत ट्रेन के मैन्युफैक्चरिंग का निर्णय लिया है। लोकसभा में शिक्षा मंत्रालय से जुड़ी अनुदान मांगों पर भी आज चर्चा हुई, जिसका जवाब शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने दिया। चर्चा की शुरुआत करते हुए बीजेपी के तेजस्वी सूर्या ने कहा कि पिछले 10 सालों में देश में शिक्षा के बुनियादी ढांचे में
और उसकी गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। इस वर्ष के बजट में युवाओं की क्षमता और निर्माण और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए अनेक प्रावधान किए गए हैं। उच्च शिक्षा विभाग का बजट 2013-14 के मुकाबले 71% से बढ़कर 47,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा हो गया है। दूसरे दलों के सदस्यों ने भी चर्चा में हिस्सा लिया। In 2013-14, the budget of the higher education department was only 26,750 crores for a country as large as ours. Today, 10 years since, the Education Ministry's budget has increased by 78% under Narendra Modi government, and it is 47,619 crores. Integrating social and emotional learning into the Indian curriculum and encouraging alternative education models is critical because we're seeing mental health challenges grow across the country, and I think that support is essential for our education to change. Giving more support to repairs and maintenance, I see that government institutions are suffering from lack of repairs and maintenance budgets. And lastly, and most importantly, I'd like to request for a budget on research on how outcomes of school education, outcome of higher educations are changing, what's happening, our government school students going to colleges, our college students getting jobs. We need to track them maybe via the Aadhaar, create a national database, and change the way we invest money into education, because with the advent of AI, with the advent of technology around the world, the jobs are changing and our education system doesn't seem to be equipped enough to face those changes. I request the Center to invest into that research and change the way we invest our money for them. शिक्षा के ऊपर हाँ ये बात सही है, कोठारी कमीशन से लेके अभी की राष्ट्रीय नीति तक, शिक्षा नीति तक सभी ने आग्रह किया कि अच्छा होता कि अगर हम जीडीपी के 6% खर्चा करते। इसमें मैं भी स्वीकार करता हूं, मैं उसको समर्थन भी करता हूं। अध्यक्ष जी, 2013-14 में जीडीपी की 3.84 खर्चा होती थी। अभी तक जो लेटेस्ट जीडीपी के खर्चे यानी राज्यों के खर्चे को भी शामिल करना पड़ता है, इसकी कैलकुलेशन ऐसी होती है। जो अभी तक पब्लिक डोमेन में 2021 की एक्चुअल डाटा है, तब तक यानी हमारी सरकार की लगभग 7-8 साल के उपरांत उसकी वे 4.64 है। हम टुवर्ड 6% पहुंचेंगे, यह हमारा विश्वास है। जिस ढंग से देश की अर्थनीति की ग्रोथ हो रही है, जिस ढंग से हम एक $5 ट्रिलियन इकोनॉमी से लेके 2047 तक $30 ट्रिलियन की इकोनॉमी की कल्पना कर पा रहे हैं, इसमें कोई दो मत नहीं। अगर हम शिक्षा पे ज्यादा निवेश करेंगे तभी तो जाके हम उस लक्ष्य को पूरा कर पाएंगे। उस दिशा में मैं मानता हूं शायद सही प्रवास है। सदन दिन भर में अब बात राज्यसभा से। राज्यसभा की कार्यवाही की शुरुआत सदन के सदस्य को जन्मदिन की बधाई के साथ शुरू हुई। सभापति जगदीप धनखड़ ने अयोध्या राम रेड्डी आला को सदन की ओर से जन्मदिन की बधाई दी। अयोध्या राम रेड्डी आला वाईएसआर कांग्रेस पार्टी की ओर से ऊपरी सदन के सदस्य हैं। इसके बाद सभापति ने सदन की दीर्घा में जापान की प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष नुकागा फुकेशिरो की अगुवाई में जापान से आए संसदीय प्रतिनिधि मंडल के मौजूद होने की जानकारी दी और सदन की ओर से उनका स्वागत किया। On behalf of this august house, I have great pleasure in welcoming Sri Nukaga Fukushiri, Honorable Speaker of the House of Representatives, Japan, along with the members of a delegation who are on a visit to India as our honored guests. The delegation arrived in Delhi from Bengaluru on Wednesday, 31st July 2024. Honorable members, they are seated now in the special box. They are scheduled to have various meetings in Delhi before their departure for Japan on 2nd August 2024. We wish them
a fruitful and pleasant stay in our country. इसके बाद सदन में जरूरी दस्तावेज सभा पटल पर रखवाए गए। इसमें संस्कृति मंत्रालय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय की ओर से जुड़े पत्र सदन के पटल पर रखे गए। इसके अलावा श्रम और रोजगार मंत्रालय, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय और उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय से जुड़े पत्र भी सभा पटल पर रखवाए गए। राज्यसभा में शून्यकाल के दौरान विभिन्न दलों के सदस्यों ने जनहित से जुड़े मुद्दे सदन में उठाए और सरकार की ओर से समाधान की भी मांग की। कार्यवाही के दौरान बिहार में एकलव्य विद्यालयों की हालत का मुद्दा उठा। तालाबों के संरक्षण, चुनाव लड़ने की उम्र घटाने और बैंकों के क्रेडिट कार्ड बंद करने में आ रही समस्याओं जैसे मुद्दे उठाए। हिमाचल प्रदेश में सड़क परियोजनाओं में तेजी लाने की मांग की गई तो मध्य प्रदेश में मूंग की सरकारी खरीद में आ रही दिक्कतों का मुद्दा उठाया गया। राज्यसभा में आज प्रश्नकाल के दौरान वन्य जीवों की संख्या को नियंत्रित करने के उपाय, देश के अवशिष्ट प्रबंधन, वनाच्छादित क्षेत्र में गिरावट से जुड़े मुद्दों पर सरकार की ओर से जवाब दिया गया। इसके अलावा महिला श्रम दल भागीदारी के कम होने के संबंध में प्रश्नों और केरल के न्यायालयों में न्यायाधीशों के रिक्त पद से जुड़े सवालों को भी उठाया गया और उनके जवाब दिए गए। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने राज्यसभा में कहा कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पिछले एक दशक से महिला श्रम बल को बढ़ाने पर काम कर रही है और इसी का परिणाम है कि अब इसमें बढ़ोतरी हो रही है। प्रश्नकाल के दौरान एक पूरक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि वर्ष 2017 में श्रम बल में महिलाओं की हिस्सेदारी 25% थी, जो अब बढ़कर 41% हो गई है। केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्री, जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने आज राज्यसभा में कहा कि दिल्ली को कूड़े के पहाड़ों से मुक्त कराने की जिम्मेदारी दिल्ली सरकार की है। प्रश्नकाल के दौरान एक पूरक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि देश की राजधानी में गाजीपुर, भलसवा और ओखला में कूड़े का निस्तारण किया जाता है। कूड़े के निस्तारण को लेकर वर्ष 2016 में दिशा निर्देश जारी किया गया था। दूसरे पूरक प्रश्न में उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में बंदरों को लेकर दिल्ली सरकार ने केंद्र के सुझाव पर ध्यान नहीं दिया है। राज्यसभा में आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के कार्यकरण पर चर्चा का आज जवाब दिया गया। आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने आज कहा कि एनडीए सरकार ने पिछले 10 सालों में बुनियादी ढांचे के निर्माण और सभी के लिए आवास उपलब्ध कराने के लिए कई पहल की हैं। इससे पहले चर्चा में हिस्सा लेते हुए विभिन्न दलों के सदस्यों ने छोटे शहरों में आवास के साथ साथ बिजली, पानी, साफ सफाई और जल निकासी जैसी मूलभूत सुविधाएं जुटाने की मांग की थी। शहरों में आवास की व्यापक समस्या की ओर ध्यान दिलाया गया। शहरों में जल संकट से निपटने के लिए वर्षा जल के संचयन को अनिवार्य बनाने की मांग की गई। आवासन और शहरी कार्य मंत्री ने कहा कि देश में शहरों की संख्या और उनकी आबादी निरंतर बढ़ रही है और सरकार उन्हें सुविधा संपन्न और विकसित करने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम, जो लोग कीमत को कम रखने के लिए वर्टिकल जो प्रोजेक्ट हैं उसके अंदर भी उनको कम पैसे से और ये मिल जाए मकान का लाभ, तो इस योजना को भी उनके लिए दिया जाता है। कुल मिलाकर इन सब योजनाओं का लाभ इसलिए कि हर व्यक्ति जिसके सिर पर छत नहीं है उसको ये लाभ मिले। और हाउसिंग फॉर ऑल, प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया कि हर किसी के सिर पर छत होनी चाहिए, गरीब के सिर पर भी होनी चाहिए, मध्यम वर्गीय परिवार के सिर पर भी छत होनी चाहिए। तो इस नाते से इन 4 योजनाओं का और एक प्रकार से ये योजना बनाई गई है। तो इसलिए किसी के साथ भी उसमें हमने ये नहीं किया। हमने घर बनाते समय ये भी ध्यान किया कि केवल घर बना के दे देना उससे बात नहीं बनती, बल्कि घर में रहने के लिए जो सुविधाएं चाहिए वो भी साथ साथ विभिन्न योजनाओं के माध्यम से दी गई। उस घर के अंदर मानो गैस का चूल्हा भी हो, उस घर में बिजली का बल्ब भी लगा हो, उस घर में पानी की व्यवस्था भी, पानी का नल भी होना चाहिए। घर के परिवार के लोगों के लिए राशन की व्यवस्था वो भी प्रधानमंत्री जी ने की है। तो राज्यसभा में कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के कामकाज पर भी चर्चा हुई। सत्ता पक्ष के सांसदों ने कहा कि एनडीए सरकार आने के बाद कृषि और किसानों के सम्मान के लिए सरकार की ओर से उठाए गए कदम काफी हैं। पीएम किसान सम्मान निधि,
फसल बीमा योजना, फसलों की एमएसपी बढ़ाने समेत कई फैसले सरकार ने लिए हैं। सरकार ने कृषि के बजट में भी लगातार बढ़ोतरी की है। विपक्षी दलों के सदस्यों ने कहा कि केंद्र सरकार ने किसानों की हालत सुधारने के लिए कोई काम नहीं किया है और कोई वादा पूरा नहीं किया है। फसल बीमा योजना में अगर आंकड़े की मैं बात करूं तो 100 रुपए अगर किसान ने किस्त दी तो उसका क्लेम कितना मिला? अगर 100 रुपए का प्रीमियम किसान ने दिया तो उस दावे के रूप में, सुनिए इसको अच्छी तरीके से, 100 रुपए अगर प्रीमियम दिया तो इस देश के किसान को 4 से 498 रुपए उसको दावे के रूप में क्लेम मिला है। यह है फसल बीमा योजना की सफलता। कोई प्लीज बैठकर बात नहीं, प्लीज। अब इसके अलावा अगर मैं ऋण की बात करूं, आप देखिए कि 2014-15 में से बढ़कर जो हमारा ऋण का हमारा मद है वो लगभग 2.5 गुना बढ़ाया मोदी जी सरकार ने, और आज ये 20 लाख करोड़ रुपए का इसमें प्रावधान किया है इस बजट में इस किसानों के लिए। पहले 2013-14 में सहकारिता, पशुपालन, डेयरी, मत्स्य और कृषि में केवल 30,223 करोड़ रुपए का प्रावधान था, जबकि अब मंत्री जी ने केवल कृषि मंत्रालय में 1,25,035 करोड़ रुपए का प्रावधान किया। सदन दिन भर में फिलहाल इतना ही। रामवीर श्रेष्ठ को इजाजत दीजिए और आप देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार।